हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ग्लोबलाइजेशन के बारे में एज ए कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो करते हैं स्टार्ट अपने वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को, कि एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। इसको एक ऐसी प्रोसेस के रूप में डिफ़ाइन किया जा सकता है जो एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। किसके साथ जुड़ी हुई है? इंक्रीजिंग ओपननेस, कि ओपननेस बढ़े, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, के जो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ है उनके अंदर एक इंटरडिपेंडेंस आए, हर व्यक्ति अलग अलग एरिया में क्या करे, अपने आप को एक्सपर्टाइज करे। डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और जो वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या हो, एक इंटीग्रेशन जो है वो और बढ़े और गहरा हो। तो एक ऐसी प्रोसेस जो इन तीनों चीज़ों को बढ़ाती हो, इन तीनों चीज़ों के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट लेके आती हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। तो ये था इसकी डेफिनेशन के बारे में। अब आगे देखते हैं इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके पीछे जो है एक ऑब्जेक्टिव जो है माना गया है कि ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में क्या हो, एक फ़्लो जो है जनरेट होना चाहिए। फ्री किस्म से एक अनरिस्ट्रिक्टेड फ़्लो की बात करते हैं, और वो फ़्लो किसका हो? गुड्स एंड सर्विसेज का हो, टेक्नोलॉजी का हो, और उस एक्सपर्टाइज का हो जो लोगों ने क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। अगर ऐसा होता है तो ये जो है क्या कर सकता है, जो इंडियन इकोनॉमी उसको बेनिफिट दे सकता है। और कैसे बेनिफिट दे सकता है? तो उसको एक हेडिंग के अंदर जो है क्या किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। और क्या है वो हेडिंग? दैट इज़ आउटसोर्सिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग बोलते हैं, या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या है ये आउटसोर्सिंग? इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस हमने एक्सेप्ट की, उसका जो आउटकम है, उसका जो रिज़ल्ट है, वही क्या है? हमारे लिए आउटसोर्सिंग है। और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? कि जो बिज़नेस सर्विसेज हैं उनको हायर करना है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। कि अगर हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हमें कुछ बिज़नेस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे देश से क्या कर सकते हैं? हायर कर सकते हैं। तो ऐसी जो प्रोसेस है, ऐसा जो काम करने का तरीका है, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और इंडिया आज के टाइम पे क्या करता है? काफ़ी जो है जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको क्या करता है? सर्विसेज जो है, बिज़नेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो हमसे जो है सर्विसेज परचेज करते हैं, हायर करते हैं। क्या क्या है वो सर्विसेज? अगर हम बात करें कॉल सेंटर्स की, ट्रांसक्रिप्शंस की, क्लिनिकल एडवाइस की, टीचिंग की, कोचिंग की, तो इस तरह की जो है सर्विसेज जो है इंडिया क्या करता है? पूरे वर्ल्ड को बेचता है, सेल करता है, और उससे जो है एक किस्म से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अर्न करता है। इंडिया इज़ एमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में जो है सामने आ रहे हैं दुनिया के, क्योंकि सबसे सस्ता एफिशिएंट जो लेबर है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल है, नो डाउट। और इसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि दुनिया भर की जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो डेवलप्ड हैं, तो वो अपनी जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड किसी एक या दो एक्टिविटीज़ का जो हायरिंग का काम है, उसके लिए जो सर्विसेज की जो अगर हम बात करें तो वो क्या करती हैं? इंडिया से हायर करती हैं। और ये होता क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया में जो है एक तो सस्ता लेबर है, जो हमने बताया, और यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है उसकी जो है एक रिवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है। हमने जो है टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया, और ये जो लेबर है ये स्किल्ड भी है। तो हम लो वेज पे जो है दुनिया को लेबर सप्लाई करवाते हैं, और स्किल्ड लेबर सप्लाई करवाते हैं, और टेक्नोलॉजी हमने जो है डेवलप की ही है। तो इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट ये आया है कि दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम क्या करते हैं? जो है बिज़नेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये इंडिया में जो है क्या कर सकती हैं? एक्स्ट्रा जो है जॉब्स जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं, जो इंडियन जीडीपी के अंदर क्या कर सकते हैं? एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, और कर भी रही हैं। अब आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। और आगे जब हम बात करते हैं तो पूछा जाता है कि पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज़ के बारे में, कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करना चाहते हो तो किस तरह की पॉलिसी और स्ट्रेटेजी जो है इंडिया ने बनाई है। तो आप ये मान के चलें, पहले तो जो है दिमाग में ये बात क्लियर कर लें कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंडिया की पसंद नहीं है। एक्चुअली ये इम्पोज किया गया है बाय द फॉरेन कंट्रीज़, क्योंकि एक बड़ा क्रिसिस जो है 1991 के अंदर हमें झेलना पड़ा था,
और उस क्राइसिस की वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी को जो है इस तरह की जो कंडीशंस जो है वो क्या करनी पड़ी थी, एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। तो क्या क्या पॉलिसीज़ की गई हैं, तो जो सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट किया है, जो पॉलिसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, वो ये की है कि इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट। इक्विटी लिमिट का मतलब होता है कि कोई बाहर की जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी, वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर कितने जो है परसेंट की जो है एक किस्म से मालिक बन सकती है, शेयर्स वगैरह परचेज कर सकती है। तो यहाँ पे इक्विटी का मतलब शेयर्स को हम बताएंगे, और लिमिट का मतलब पहले हमने एक किस्म से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। कोई भी अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में जो है इन्वेस्ट करती है, एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आती है, तो उसकी ओनरशिप का जो है वो क्या होगा, 40% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कोई भी फॉरेन कंपनी अपने देश में आएगी, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा, और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो मोर देन 60% के जो है क्या होंगे, मालिक होंगे, और फॉरेन जो कंपनी है वो किसका होगा, सिर्फ 40% के आसपास क्या होंगे, ओनर होंगे। तो इसका मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर वो किसके पास रहेगी, इंडियंस के पास रहेगी। ये था इक्विटी लिमिट। अब इसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया है, 51 से 100% तक कर दिया है। मतलब अब कोई फॉरेन कंपनी आती है हमारे देश के अंदर, तो वो चाहे तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या कर सकती है, पूरी तरीके से परचेज कर सकती है, या फिर अपना एक नया जो है पूरा जो है प्लांट क्या कर सकती है, सेटअप कर सकती है। मतलब 100% जो है एक फॉरेन कंपनी आ सकती है, उसको अब किसी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे 47 जो प्रायोरिटी इंडस्ट्री है उनको सेलेक्ट किया गया, और वहाँ पे जो लिमिट है उसको 100% तक कर दिया। मतलब अब जो हम क्या कर चुके हैं, विदेशियों को जो है चीज़ें बेचने के लिए, रिसोर्सेज बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं एक किस्म से मेंटली, कि वो आके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी फर्म्स वगैरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इस काम को आसान करने के लिए, फ्लो को आसान करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को, तो एक्ट जो है फेरा जो था हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको बदल दिया गया है। उसको बदल दिया गया है फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदल दिया गया है। और इसका मकसद यही है कि जो फॉरेनर्स आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके अंदर जो भी मुश्किलें हैं उसको क्या कर देना है, टाइमली कंप्लीट या पूरा कर देना है। तो सबसे पहला तो यही था कि जो अब फॉरेनर्स क्या कर सकते हैं, 100% तक हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो आता है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तो पहले क्या था, पहले ये था कि जब भी अगर हम डॉलर को रुपए में एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, या रुपए को डॉलर में, तो हमें क्या करना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी आरबीआई से। लेकिन अब इंडियन रुपीज़ को क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है फॉरेन करेंसी में, और इसके लिए जो है परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो है सिर्फ स्पेशल एरियाज़ में। इसलिए इसका नाम रखा है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। मतलब हर काम के लिए आप रुपए को डॉलर में या डॉलर को रुपए में नहीं बदल सकते, आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिएगी। लेकिन कुछ काम ऐसे कर दिए हैं जिनकी लिए अगर आपको जो है पेमेंट करना है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज में जो है बिना परमिशन के उनको चेंज कर सकते हो। तो वो 3 कैटेगरी बना दी है। अगर आपको इंपोर्ट किया आपने गुड्स का और उसके लिए पेमेंट करनी है, ठीक है जी, या एक्सपोर्ट की बात करें, पेमेंट लेनी है, या हम बात करें हमने किसी फॉरेन कंपनी से जो है उधार लिया, उसका इंटरेस्ट पे करना है, या किसी फॉरेन कंपनी ने हमारी डोमेस्टिक कंपनी के शेयर परचेज किए थे, इसको डिविडेंड पे करना है, ठीक है जी, या फिर जो है फैमिली एक्सपेंसेस के लिए जो रेमिटेंसेस वगैरह को क्या करना है, सेल जो है भेजना है, ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी परमिशन, ठीक है जी। तो इस तरह की जो कन्वर्टेबिलिटी की जो फैसिलिटी दी गई उसको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी कहा गया। पहले ये नहीं था, हर काम के लिए हमें क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब जो है सेकंड है लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रेटेजीज के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है इंडियन गवर्नमेंट वो सोचने लगी है कि लंबे समय में हम क्या अचीव करेंगे। नॉर्मली 5 साल तो जो है हमने रख ही दिए कि एक पॉलिसी अगर जो बनाई जाएगी तो उसके जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो कम से कम 5 साल में चेक किए जाएंगे, और लंबा अगर हम कुछ देख सकते हैं तो उसको भी जो है प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैरिफ्स आपको पता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लगते हैं उनको टैरिफ बोलते हैं, और इन टैरिफ्स के अंदर क्या की गई है, कमी की गई है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, जो सबसे पहले क्या था, किया था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो थी, कोटा वगैरह फिक्स किया था, उसको टैरिफ में बदलना था, टैरिफ में बदला, और फिर टैरिफ को क्या किया है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी है उसको क्या किया है, कम किया है, ठीक है जी। तो दोनों जो पॉइंट हैं वो एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं कि जो भी कोटा सिस्टम था, रिस्ट्रिक्शंस था, हम बैन लगा देते थे या अमाउंट फिक्स कर देते थे, इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, वो सब चीज़ें हटा दी गई, उनको टैरिफ में बदला, और फिर टैरिफ को क्या करने लगे, हम कम करने लगे हैं। और यहाँ तक कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है इंडिया के अंदर वो लगभग जो हर प्रोडक्ट की 0 जा चुकी है, और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी जो है क्या है वो मिनिमम लेवल पर काम करेंगे,
ठीक है जी। कुछ साइड पॉइंट्स हैं जिनको आप जो है सिंपली याद रख सकते हो, जैसे टैरिफ बैरियर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, उनको आप थोड़ा सा याद कर लें। टैरिफ बैरियर टैक्स से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, और नॉन टैरिफ बैरियर जो कोटा या जो परमिशन वगैरह की बात करते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर हम डिस्कस करें तो वो आता है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड्स। तो अगर दो देशों के बीच में अगर ट्रेड हुआ है बिटवीन टू कंट्रीज़ तो हम कहेंगे बायलैटरल है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो या ट्रेड हुआ हो या ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हो। और अगर जो ट्रेड एग्रीमेंट है अगर ये दो से ज़्यादा देशों के बीच में हुआ है एक साथ तो हम उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो जो WTO जो करता है वो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करता है, मतलब सभी मेंबर्स को मानना होता है। और जब दो देश आपस में मिलकर कुछ डिसीजन लेते हैं तो बायलैटरल जो है ट्रेड एग्रीमेंट को जो है क्या करता है, शो करता है। तो हम अभी पढ़ रहे थे क्या कि उन पॉलिसीज़ मेजर्स को या उन स्ट्रेटजीज़ को जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए क्या की हैं इंडिया में यूज़ की गई हैं। तो हमने देख लिया, लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रेटजी हमने बना दी, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी हमने कर दी, इक्विटी लिमिट को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस है उनको हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें तो आप बात करेंगे कि ये जो काम जो किया है हमने ग्लोबलाइजेशन का, तो ये आइडिया किसका है? एक्चुअली ये आइडिया है WTO का, जिस WTO को 1995 में जो है एस्टेब्लिशमेंट है, गेट को हटा के इसको बनाया गया है। और इसका जो मकसद है एक्चुअली वो मकसद क्या है कि प्रमोट करेगा, ये क्या प्रमोट करेगा? फ्री ट्रेड। पूरी दुनिया के बीच में फ्री ट्रेड होगा। कोई देश किसी दूसरे देश की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कैपिटल, उस पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगा, कोई टैरिफ बैरियर यूज़ नहीं करेगा, ठीक, कोई नॉन टैरिफ बैरियर यूज़ नहीं करेगा। मतलब आपका जो ट्रेड है पूरी दुनिया के साथ वो क्या होगा, फ्री होगा, फेयर होगा। इसी चीज़ को प्रमोट करना क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेन काम है। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए इसको क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। हालांकि गेट का भी यही काम था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टर्म्स एंड ट्रेड, कुछ ऐसा ही, और लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि उसके पास कुछ जो है पावर नहीं थी कि अगर कोई मेंबर जो है नहीं मानता तो उसको कैसे पनिश करेगा। लेकिन WTO जो है एक पावरफुल अथॉरिटी है, ये जो है डिसीजन मेकिंग कर सकता है, पनिश भी कर सकता है, तो इसकी अपनी एक पावर है। और अगर हम बात करें WTO के आने से क्या इंडिया को कोई बेनिफिट हो सकता है, तो हाँ है। अगर रियल में दुनिया के बीच में ट्रेड फ्री और फेयर हो जाता है तो इंडिया को कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सस्ता लेबर है वो हिंदुस्तान के अंदर है, स्किल्ड लेबर है, क्वालिटी की चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं। तो 100% श्योर है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। अभी एक्सपोर्ट्स नहीं है वो इसलिए क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों ने हमारे लिए क्या कर रखा है, कुछ टैरिफ बैरियर्स या जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे इम्पोज किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट नहीं मिल पा रहा। दूसरा अगर हम बात करें तो एक मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है जो वर्ल्ड के बीच में हुआ था, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। और इसमें क्या था, जो इंडियन जो टेक्सटाइल्स हैं या रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं। अगर हम बात करें WTO की तो रिस्ट्रिक्शंस ही हटेंगी, और रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी तो सीधी सी बात है हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं उनके एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप में बढ़ेंगे, क्योंकि फिर वो जो है हमारे ऊपर जो है टैक्स वगैरह या दूसरे रिस्ट्रिक्शंस जो है नहीं लगा पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो शायद इंडिया जो है उन्हीं दिनों को देख सकता है जो ब्रिटिश राज से पहले था, और इंडिया जो है सोने की चिड़िया बन सकता है, क्योंकि ऐसी क्वालिटी की चीज़ें दुनिया में कोई और देश प्रोड्यूस करता हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो ट्रेड बैरियर्स हैं अगर वो कम किए जाते हैं, सब्सिडीज़ कम की जाती हैं, भले ही हमारी प्रोडक्टिविटी दुनिया के मुकाबले कम है, जैसे वीट का हमने बात किया था 30 क्विंटल के आसपास हम प्रोड्यूस करते हैं, अमेरिका जो है 90 क्विंटल प्रोड्यूस कर लेता है पर हेक्टेयर वीट। भले ही उनका जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट के अंदर अगर फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट जो है डेवलप्ड कंट्री करते हैं तो वो करते हैं ड्यू टू सब्सिडीज़, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होता है, और जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको शायद मार्केट नहीं मिल पाती। तो WTO के जो एग्रीमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ना कोई देश सब्सिडी दे सकता है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ऐसे मामलों में क्या होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के वो महंगे होंगे, और हम कम प्रोडक्टिविटी के साथ भी क्या करेंगे, इतना जो है सरप्लस हम प्रोड्यूस करेंगे फूड ग्रेन, तो खास तौर से हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो WTO की वजह से हमें मिल सकती हैं। ठीक है जी। एक चीज़ और देख लें, WTO से क्या फ़ायदा मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट है डंपिंग। डंपिंग का मतलब है जब कोई डेवलप्ड नेशन क्या करता है, वो किसी
पर्टिकुलर कमोडिटीज़ को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ को क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर डाल देता है कम्पिटिटिव प्राइस पे, कम से कम प्राइस पे, कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको मार्केट ही नहीं मिल पाता सेल करने के लिए। और ये जब कंपनियां करती हैं कम्पिटिटिव प्राइस पे, जो डेवलप्ड जो नेशंस की बेचती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो उससे क्या होता है कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा है कि ये 1 साल 2 साल 3 साल तक ऐसा कर सकती हैं। और जब भी ऐसा होगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है अगर वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाई तो धीरे धीरे उनके अंदर शटडाउन आएगा और 3-4 साल के अंदर क्या हो जाएंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी इससे रिलेटेड। और फिर ये जो फॉरेन कंपनीज हैं क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट से प्राइस जो है क्या करने लगेंगे, राइज करने लगेंगे और कस्टमर्स को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस तरह की कंडीशन जो है बनती है डेवलपिंग नेशन में, डेवलप्ड कंट्री कर देते हैं। चाइना की बात करें, चाइना ने भी ऐसा किया, इंडियन मार्केट्स को थ्रू डंपिंग्स क्या कर दिया है, एक किस्म से पार्ट दिया है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट नज़र आएंगे। तो ये चाइनीज़ का ही स्ट्रेटजी है जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री कोलैप्स होंगी और थोड़े दिन बाद जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट ही क्या करेंगे, मार्केट में सर्वाइव करेंगे और फिर ये कंपनियां क्या करेंगी, एक बेटर प्राइस जो है क्या कर पाएंगी, चार्ज कर पाएंगी। तो WTO जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस को बैन करता है कि आपको डंपिंग वगैरह नहीं करना है। तो शायद इंडिया को इस तरह की डंपिंग से छुटकारा मिले और रियल में जो इंडियन प्रोडक्ट्स जिस काबिल हैं, जो उनका जो है राइट है वो उनको मिल पाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी जो है नज़र आती है अगर WTO की सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंस को चेक करें WTO क्या कर रहा है, तो कभी भी WTO का जो ट्रीटमेंट है, जो उसके डिसीजन मेकिंग है वो साइमेट्रिक नहीं रहे, वो एसिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक का मतलब है कि इस WTO ने क्या किया है, डेवलपिंग नेशंस के साथ पक्षपात किया है। ये हमेशा ही किसके फेवर में रहा है, जो डेवलप्ड नेशन है उनके फेवर में रहा है। और इसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऐसी बहुत सी सब्सिडीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अभी तक बंद नहीं की है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है WTO मजबूर कर चुका है उन सब्सिडीज़ वगैरह को छोड़ने के लिए। इसके अलावा जो है अगर हम 2 चीज़ें बात करें, कैपिटल और एक लेबर, दोनों जो हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और फैक्टर मार्केट का पार्ट है। तो WTO क्या करता है, कैपिटल की फ्री मूवमेंट को तो अलो करता है लेकिन लेबर की फ्री मूवमेंट को अलो नहीं करता। और जब ऐसा नहीं करता तो फ़ायदा किसको होता है, डेवलप्ड नेशन को होता है क्योंकि उनके पास कैपिटल सरप्लस में है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को लॉस होता है क्योंकि उनके पास लेबर सरप्लस में है। तो एक किस्म से जो इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम ये उम्मीद करें WTO जो है कुछ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर पाएगा। नियर फ्यूचर जो है ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि इंडिया को जो गेन जो है, जिन बेनिफिट्स के सपने दिखाए हैं WTO ने कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो इंडिया के जो है पूरे हो जाएं। ठीक है जी। तो ये है WTO की स्टोरी, जहाँ पे WTO का ऑब्जेक्टिव बताया गया है, WTO के इंडिया को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और फ़िलहाल WTO के साथ इंडिया की ट्रेड के रिलेशंस कैसे हैं, क्या इंडिया को रियल में बेनिफिट हो रहा है नहीं, उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो आपसे पूछा जाएगा, वो एक ब्रीफ नोट के बारे में पूछा जाएगा, आप इन बातों के बारे में जो है लिख सकते हो इन शॉर्ट जो आपको समझ में आया है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे जो हमारी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। थैंक यू।